हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिकेय सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई थी, अपनी उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, कंपनीज बनाई। और अब हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक एक जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी कब आई या क्या क्या उनके क्या स्थितियाँ रही इंडिया में उनके, ये हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले आप पुर्तगाल से शुरू करेंगे क्योंकि द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एंटर इनटू इंडिया वाज पुर्तगाल। पुर्तगाल से आज हम लोग पुर्तगाल और डच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करिए। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि पुर्तगाल का सबसे पहला इंसान जो आने वाला था दैट वाज 1498 वास्को ड गामा। ये पॉइंट बहुत क्लियर रखिएगा। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया में आया था। इंडिया में वो किस रूट से आया था ये भी डिस्कस किया हमने। वो इंडिया में जिस रूट से आया था उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका लिखा हुआ है 1500। ये मैंने सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से मतलब सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या है आप इसको कहीं अपना नोट कर सकते हैं और मेरे लेक्चर्स को 2-3 बार आंख बंद करके सुन लीजिएगा तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था। ये इनके बारे में मैंने आपको ये बताया था, ये भी ट्रेड के पर्पज से आया था। इनके बारे में कल मैंने आपको ये बताया था कि इन्होंने ब्राजील की खोज की थी। ये एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ये क्या है आखिरकार? ये पुर्तगाल के एक राजा हुआ करते थे, प्रिंस हेनरी इनका नाम था, और इनको एक टाइटल दिया गया था द नेविगेटर का। ये नेविगेटर का टाइटल इनको इसलिए दिया गया था कि इनकी दिलचस्पी को देखते हुए कि नई नई टोपोग्राफी, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस करना, नई नई टोपोग्राफी ढूंढना, इन्हीं की ऐसी देन थी, या प्रिंस हेनरी की एक तरीके से ऐसी देन थी जिसके वजह से ये पुर्तगाली जो है दूसरे देशों में या मतलब दूसरे जगहों पे पहुंच पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि कल मैंने आपको ये बताया था कि जब व्यापार शुरू होता है दो देशों में, जब बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं तो दोनों तरफ फायदे होते हैं। तो उन फायदों को देखते हुए पुर्तगाल की तरफ से कई गवर्नर्स और वाइसरॉयज को भेजा गया इंडिया में, ताकि वो पुर्तगाल की स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया में आके मजबूत कर सके। तो उस लिस्ट में हम लोग सारे वाइसरॉयज और गवर्नर्स को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसे जो है बहुत जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी रेलेवेंट है, उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया। 1505 से लेके 1509 तक वो इंडिया में रुके रहे। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी की वजह से ही इनका नाम ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ताकि आप इनके बारे में जानें। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, इन्होंने एक तरीके से पॉलिसी ये चलाई थी कि अब मतलब हम सभी लोग को मालूम है कि इंडिया इज पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर कंट्री का मतलब ये एक तरीके से तीनों तरफ से हम लोग पानी से घिरे हुए हैं। दिस इज द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन हो गया हमारा। ये बे ऑफ बंगाल है एंड दिस इज अरेबियन सी। हाँ, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी मैं आपको बता रहा था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये है कि इसमें ये पुर्तगालियों ने क्या किया कि इस समुद्री मार्ग पे एकाधिकार जमाना चालू कर दिया। इस समुद्री मार्ग पे, ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी पे, ये चाहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर कि ये जो समुद्री एरिया है, समुद्री मार्ग है, यहां से जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आएंगे उस पे एकाधिकार कर लिया जाए। अब जाहिर सी बात है, ये काफी एक बेनिफिट आपको मिलेगा इसका कि भाई अगर आपने एकाधिकार कर लिया है समुद्री मार्ग पे, तो कोई जो भी आएगा वो आपके परमिशन से ही आएगा। तो इसीलिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय, इन्होंने शुरू की थी। और ये काफी हद तक इनके लिए फायदेमंद भी रही, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये 1505 से 9 की बात हो रही है, और लास्ट लेक्चर में आपको पता था कि दूसरे आने वाले यानी कि डच, जो कि 1595 में आए थे। तो बहुत मतलब सालों बाद जो है इनके इस वर्चस्व को ये डच और ब्रिटिश ये सब तोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे सेकेंड वाइसरॉय अफोंसो दी अल्बर्क्यू। अब ये इनके बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जानिएगा कि इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया। इन्होंने एक तरीके से नींव एक तरीके से रख दी गई थी पुर्तगालियों के, ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया ने नींव रख दी थी, बट एक तरीके से नींव को मजबूत किया कि इन्होंने इनके बारे में ये आप जानिए कि सबसे पहले यही वो ऐसे वाइसरॉय हैं जिन्होंने इंडिया के जगहों को जीतना शुरू कर दिया। जैसे कि ये 1510 का बीजापुर अभियान, ये इस चीज को प्रूव करता है। ये उससे पहले मैं आपको एक और भी चीज बता दूं कि ये जब इंडिया में आए तो इन्होंने अपने कोचीन जहां पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, कोचीन को इन्होंने
पुर्तगाल का कैपिटल अपना डिक्लेयर कर दिया इंडिया में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। 1510 में मैंने लिखा हुआ बीजापुर, गोवा, आदिल शाह। ये क्या बैकग्राउंड है, ये 1509 और 1509 में ये आते हैं, 1515 तक ये रुकते हैं। 1510 में क्या करते हैं ये, मैंने बताया कि जो ये सबसे पहले ऐसे पुर्तगाली वॉइस रॉय थे जिन्होंने भारत के जगहों को जीतना चालू कर दिया था। तो 1510 में बीजापुर में चढ़ाई कर दी अफोंसो दे अल्बक्यू ने। अफोंसो दे अल्बक्यू ने बीजापुर में चढ़ाई कर दी और गोवा को जीत लिया। गोवा को किससे जीत लिया, आदिल शाह को। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अफोंसो दे अल्बक्यू के बारे में एक और चीज आप जान लीजिए कि जहां पे फर्स्ट पुर्तगाली वॉइस रॉय जो फ्रांसिस्को दे मीडिया ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, वहां पे सेकंड वॉइस रॉय यानी कि जो अफोंसो दे अल्बक्यू है उन्होंने एक मैरिज पॉलिसी चलाई। ये मैरिज पॉलिसी क्या थी कि भारत की महिलाओं की शादी आप पुर्तगाल के मतलब जो मेल पार्टी रहती थी उनसे हो जाती थी। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि अपने कल्चरल इनहेरिटेंस को बढ़ाने के लिए या एक तरीके से अपनी सत्ता को यहाँ पे ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि भाई आपसी भाईचारा कहने का मतलब एक तरीके से रिलेशन अच्छे वो इंडियन से, तो शादी मतलब करा दी जाती थी। और सबको मालूम है भाई कि हम भारतीय हैं, भारतीय सबसे रिश्ते निभाने में किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे ही हम लोग रहते हैं। तो ये मैरिज पॉलिसी ये काफी फायदेमंद साबित हुए अफोंसो दे अल्बक्यू के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 10th गवर्नर के बारे में पढ़ा जाए, नीनू दी कुन्हा के बारे में। 1528 से लेके 1538 तक रहे। इन्होंने जो ये जो गोवा का पार्ट है इसको जीत लिया, सॉरी इसको जो है कैपिटल अपना डिक्लेयर कर दिया। ये जो हाँ यहाँ पे एक चीज, हाँ देखिए ये गोवा को कैपिटल किसने डिक्लेयर किया है, ये नीनू दी कुन्हा ने। यहाँ पे एक चीज आप बहुत क्लियर रखिएगा इस पॉइंट को कि दो बहुत क्लोज क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके लिए। एक कि पुर्तगालियों के लिए गोवा जीता किसने था, और पुर्तगालियों के लिए ये जो गोवा है उसको कैपिटल किसने डिक्लेयर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें। अफोंसो दी अल्बक्यू ने 1510 में गोवा को जीता था और उसके बाद ये जो नीनू दी कुन्हा है इन्होंने गोवा को कैपिटल के तरीके से मतलब वो कर लिया, कैपिटल बना दिया मतलब पुर्तगाल की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये दीव और दमन लिखा हुआ है। दीव को इन्होंने 1538 में कब्जा लिया और दमन को इन्होंने 1559 में कब्जा लिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक चीज ये ध्यान दीजिए कि गोवा, दमन एंड दीव ये सब 1961 में इंडिपेंडेंट हुए इंडिया से। तो कहने का मतलब ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एंटर इंडिया वाज पुर्तगाल एंड ऑल्सो द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू एग्जिट इंडिया वाज पुर्तगाल। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये गोवा, दमन और दीव 1961 में आजाद हुआ है और हम लोग इस चीज को गोवा को ये पढ़ते भी हैं 19 दिसंबर 1961 से गोवा लिबरेशन डे मनाते आ रहे हैं हम लोग। 19 दिसंबर 1961 से गोवा लिबरेशन डे मनाते आ रहे हैं क्योंकि 1961 में ही ये जो गोवा है वो पुर्तगालियों के उससे आजाद हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिएगा कि पुर्तगालियों को ही प्रिंटिंग प्रेस का या पुर्तगालियों को ही भारत के प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा गया है। जनक क्यों कहा गया है, यानी कि फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस और इंडिया में कौन है, पुर्तगाली से। इसके पीछे का एक छोटा सा एक बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को जान लीजिए। क्या हुआ था कि एबिसीनिया, ये मैंने लिखा हुआ है एबिसीनिया, ये अब मॉडर्न डे इथियोपिया हो चुका है। ठीक है, एबिसीनिया के उस समय जो राजा थे उन्होंने डिमांड करी कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस को लेके आया जाए जो पुर्तगाल से आने वाली थी। ठीक है, वो प्रिंटिंग प्रेस अपने एक काफिले के साथ, मतलब जो शिप के साथ था, वो केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए इंडिया से होते हुए ये एबिसीनिया इथियोपिया जानी थी। अब ये बीच में क्या न्यूज आती है कि अब वो जो काफिला चला था, है ना, जो काफिला चला था उसमें जो है प्रीस्ट भी थे, एक तरीके से अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए प्रीस्ट भी आ रहे थे। और ये मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस तो था ही, कुछ टेक्नीशियंस भी थे जो इस प्रिंटिंग प्रेस को ऑपरेट करने वाले थे। तो जैसे ही ये खबर एबिसीनिया के राजा को पता चली कि यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार एक तरीके से होने लगेगा, इन्होंने अपनी वो जता दी कि हमें नहीं चाहिए, एक तरीके से ये हो गया। तो वही जो एबिसीनिया जा रहा था प्रिंटिंग प्रेस, वो इंडिया में रह गया इनटू गोवा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भारत में
प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन है? पुर्तगाली से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। एक और ये चीज आप इस चीज को समझिएगा, तो जब यूरोपियन या पुर्तगाली थे तो वो इंडिया में या एक तरीके से 3G कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन किया। ये 3G कॉन्सेप्ट आप उसको वो मोबाइल वाले 3G से मत समझिएगा। ये 3G है गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गॉड कहने का मतलब ये ईसाई धर्म का, यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन का यहाँ पे अपना वो विस्तार करना चाहते थे या उस चीज को बढ़ावा देना चाहते थे। गोल्ड कहने का मतलब इकोनॉमिक टाइज थे उनके इंडिया से, और ग्लोरी ये वो समय था जहां पे यूरोपियंस में एक तरीके से होड़ मची हुई थी कि हम अपना डोमिनेंस या हम अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। ठीक, तो ये कुछ रहे थे पॉइंट्स हमारे पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, आइए अब हम डच की तरफ चलते हैं। डच में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जानने के लिए नहीं है, एग्जाम्स में ज्यादा कुछ पूछता नहीं है डच के बारे में, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड चीजों को लिखा हुआ है। डच में जो लीडरशिप में आए थे वो थे लीडर किसके लीडरशिप में आए थे? तो दैट वाज हाउटमैन। ठीक है, ये सबसे पहले इंडोनेशिया में आए हैं। इंडोनेशिया में से इन्होंने अपना स्पाइसेस का ट्रेड किया, इन्होंने मसाले खरीदना शुरू किए स्पाइसेस, और इंडिया से इन्होंने कपड़ों का व्यापार किया एक तरीके से। तो कहने का मतलब जिस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत के मसालों को एक तरीके से वैश्विक स्तर पे एक तरीके से बढ़ावा दिया, तो यहाँ ये डच ने अपने भारत के कपड़े, सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े, या मतलब इस तरीके से जितने भी कपड़े हुआ करते थे, इनको एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाई। ठीक है, डच में और कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। एक ये बस आप इस बैटल को याद रखिएगा, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली। ये तीनों एक ही बैटल के 3 नाम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बैटल ऑफ चिंसुरा किसके बीच में हुआ था या कब हुआ था, तो वो वही बैटल है जो बेदरा और हुगली है। तो कहने का मतलब तीनों एक ही बैटल के नाम है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हुआ था इन द ईयर 1759 बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स। इस बेदरा के युद्ध में या चिंसुरा और हुगली के युद्ध ने जो है डच का एक तरीके से भविष्य तय कर दिया। कहने का मतलब इन डच के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं, इनका एक तरीके से पैकअप हो गया फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो हाँ, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि पुर्तगाल और डच के बारे में बताता है। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उनका क्या था, किस तरीके से वो है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसे मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियोस को अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए।